अस्सलाम फ्रेंड्स। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट क्वेश्चन है आज हमारे पास। हमने इसमें प्रूव करना है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री के जो फीचर्स होते हैं, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। जॉन डन के इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स क्या होते हैं, जैसा कि कंसीट हो गया, पैराडॉक्स हो गया, हाइपरबोल हो गया, ठीक है, इमेजरी हो गया। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में वही चीज़ें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे कि वाकई ही जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री में उनकी जो पोएम्स थी उन्होंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा सवाल है जी, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस लेक्चर में भी पहले मेटाफिजिकल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कि मेटाफिजिकल क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसके बाद फिर आपने प्रूव करना है कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है या नहीं। मेटाफिजिकल पोइट्री इन एन एटिमोलॉजिकल सेंस, अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्री के एटिमोलॉजी यानी इसका जो ओरिजिन है उसको देखें कि किस तरह से ये लफ्ज़ बना है, या वर्ड का जो मैनी होता है, जो उसका ओरिजिन होता है, जो उसका बैकग्राउंड होता है, उसको देखा जाए तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ पोइट्री ऑन सब्जेक्ट्स, ऐसे मौजूआत पर मेटाफिजिकल पोइट्री होती है विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फिजिकल वर्ल्ड के परे होते हैं, जिनका हकीकत के साथ फिजिकली कोई उनका वजूद नहीं होता। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो पोइट्री लिखी जाती है उसे मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स। ये एक ऐसी पोइट्री होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स को डील करती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वही चीज़ें होती हैं जो कि ना कोई वजूद रखती हैं, ना हमें नज़र आती हैं, हम जस्ट उन्हें महसूस करते हैं। कंक्रीट थिंग्स का अपोजिट होता है जी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो ये एक पोइट्री ऐसी है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डील करती है और इसके साथ साथ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स को, यानी जो थॉट्स के ऊपर सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये बेस करती है, उन्हें डील करती है। फॉर एग्जाम्पल लव, रिलीजन, गॉड, ब्यूटी, फेथ एंड सो ऑन, और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स हैं, सूफियाना थाट्स हैं। उनका हमें हकीकत में हमने कभी इनका फिजिकली वजूद नहीं देखा, बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में देखा जाए, द पोइट्री विच कंप्राइजेज द आइडियाज आर एस्पेक्ट्स, वो पोइट्री जो ऐसे आइडियाज़ और ऐसे पहलुओं पर मुश्तमिल होती है दैट कि जो फिजिकल लव लीडिंग टू स्पिरिचुअल यूनियन और रिलीजियस। और सच में कहा जाए या हकीकत में देखा जाए तो ये जो पोइट्री है ये ऐसे आइडियाज़, ऐसे ख्यालात और पहलुओं पर मुश्तमिल है कि जिनमें फिजिकल जो लव होता है आपका, फिजिकल लव लीडिंग टू स्पिरिचुअल यूनियन, आपका जिस्मानी जो मोहब्बत होती है वो रूहानी यूनियन की तरफ ले के जाती है। यूनियन मीन्स के जोड़, ठीक है, आपस में कुर्बत, रूहानी कुर्बत ले आती है अगर आप फिजिकल लव करते हैं। आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन, आर्गुमेंटेटिव कहते हैं बहस करने को, डिबेट को, ठीक है, अपनी बात को डिबेट करके अपने इमोशंस को प्रेजेंट करना। टर्सनेस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अपने जज्बात को मुख्तसर और साफ अल्फाज के साथ कह डालना। यूज ऑफ कंसीट एंड विट इन प्रोफ्यूजन, इस पोइट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंसीट और विट का होता है, कसरत के साथ, प्रोफ्यूजन मीन्स कसरत के साथ। स्किलफुल यूज ऑफ कोलेक्वल लैंग्वेज, मैं आगे चल के कंसीट और विट के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। स्किलफुल यूज ऑफ कोलेक्वल लैंग्वेज, कोलेक्वल लैंग्वेज मीन्स के
ऐसी पोइट्री कि जिसमें लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई हो जो कि डायलॉग्स में या ड्रामाज में यूज़ की जाती है। इंस्टेड ऑफ एलिजाबेथन ल्यूसिड डिक्शन, ऐसी पोइट्री में आप ये सारा कुछ करते हैं बनिस्बत एलिजाबेथन पोइट्री के कि उसमें क्या था, ल्यूसिड डिक्शन पाई जाती थी, आसानी से समझ आ जाने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। विद द अब्रप्ट ओपनिंग कैन बी कंसिडर टू बी मेटाफिजिकल, और इसमें क्या है, अब्रप्ट ओपनिंग की जाती है, ठीक है, जैसा कि किसी मूवी में या किसी ड्रामे में क्लाइमैक्स से अपना सीन शुरू कर दिया जाता है, वैसा ही यहाँ भी आपको मिलेगा मेटाफिजिकल पोइट्री में। ओरिजिनली द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, अगर देखा जाए, मेटाफिजिकल पोइट्री वाज कॉइन्ड बाय जॉन ड्राइडन, ठीक है, राउंड अबाउट 1695 में, ठीक है, जॉन ड्राइडन ने ये मेटाफिजिकल पोइट्री कॉइन की थी टर्म, एंड लेटर पॉपुलराइज, लेकिन कॉइन तो उन्होंने की, लेकिन पॉपुलर इस चीज़ को, इस टर्म को किया सैमुअल जॉनसन ने। एंड द फीचर्स ऑफ द स्कूल विच यूनाइट द वेरियस ऑथर्स आर क्वाइट न्यूमेरस, और वो सारे फीचर्स, वो सारी खसूसियात कि जिसने एक स्कूल को यूनाइट कर दिया, यानी हमें स्कूल ऑफ डन जिसे कहते हैं, कि वो सारे राइटर्स, पोइट्स जो अपनी पोइट्री में इन सारी चीज़ों का यानी मेटाफिजिकल फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सारे पोइट्स को हम स्कूल ऑफ ड्राइडन में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे फीचर्स क्या करते हैं, वेरियस ऑथर्स को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, आर क्वाइट न्यूमेरियस, और वो फीचर्स क्वाइट न्यूमेरियस हैं, बहुत सारे हैं। एज वेल एज मेकिंग वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंसीट, पैराडॉक्स, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंसीट का इस्तेमाल, यानी एग्जैजरेटेड मेटाफर, ठीक है, कंसीट कहलाता है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऐसे पोजिशन, ऐसे थॉट को कहते हैं कि जो शुरू में तो हमें काफ़ी अब्सर्ड सा लगे, फ़नी लगे, लेकिन अगर उस पर गौर किया जाए तो वाकई ही वो हकीकत के करीब हो, उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। पनिंग, पनिंग कहते हैं जी आप ऐसे यूज ऑफ वर्ड को कि जो एक से ज़्यादा यानी डिफरेंट मैनी देता होगा, उसे हम पनिंग कहते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो राइटिंग होती है उसके लिटरल मीनिंग तो कुछ और होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, ठीक है। आपने डेनोटेशन और कैनोटेशन पढ़ा होगा, तो कॉनोटेशन यानी जो उसके पीछे कहानी है उसको हम कहते हैं, डेनोटेशन जो डिक्शनरी का उसका जो मैनी होता है उसको कहते हैं। तो पनिंग में क्या होता है कि आप कैनोटेशन का बहुत ज़्यादा, यानी हकीकत में बज़ाहिर हमें टेक्स्ट जो लिखा होता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी चौड़ी और बिल्कुल अजीब और गरीब कहानी होती है, तो इसे हम पनिंग कहते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स ड्रू देयर इमेजरी फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलरली फ्रॉम साइंस। और जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं उन्होंने अपनी इमेजरी यानी अपनी ऐसी डिवाइस पोइट्री में यूज़ की कि जिनको देख के हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है। उन्होंने वो कहाँ से यूज़ किए, उन्होंने साइंस से भी इमेजरी ली, थियोलॉजी कहते हैं रिलीजियस नॉलेज को, ठीक है, मजहबी अलूम को, जियोग्राफी एंड फिलासफी, इन ये सारी जो ब्रांचेज हैं इन सब से उन्होंने अपनी इमेजरी अपनी पोइट्री में यूज़ की। However, John Donne is the founder of the school of metaphysical poetry. बेशुमार पोइट्स हैं जो मेटाफिजिकल पोइट कहलाते हैं, लेकिन जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल का फाउंडर कहा जाता है। एंड द अदर प्रैक्टिशनर्स ऑफ द टाइप ऑफ पोइट्री आर क्रैश्यू, काउले, डेनहम, डेवनेंट, हर्बर्ट, मार्वल, वागन, वालर, ठीक है, ये सारे भी आपके मेटाफिजिकल पोइट कहलाते हैं। The most striking quality of Donne's poetry is the use of metaphysical conceit. अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल के साथ कंसीट के ऊपर कि कंसीट क्या होता है और क्यों हम डॉन को मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा चूंकि डॉन ने अपनी पोइट्री में कंसीट का इस्तेमाल किया है और पोइट्री में कंसीट का इस्तेमाल होना ही उसको मेटाफिजिकल पोइट्री बनाने के लिए काफ़ी होता है। विच इज़
अ फिगर ऑफ स्पीच। अब कंसीट होता क्या है तो उसको देख लेते हैं कि कंसीट क्या है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू फार फेच्ड ऑब्जेक्ट्स आर इमेजेस आर वेरी डिफरेंट नेचर आर कंपेयर्ड। इसमें दो इमेज लिए जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए जाते हैं जो कि दूर दूर तक एक दूसरे से मुशाबत रखने वाले नहीं होते, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक दूसरे के उलट होते हैं, उनको लेके किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया जाता है। आगे इसके एग्जांपल्स लेंगे, आपको मज़ीद क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको यूं समझ लें कि टू फार फेच्ड ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस ऑफ वेरी डिफरेंट नेचर आर कंपेयर्ड। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है जिनकी नेचर एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिफरेंट है, कंट्राडिक्टरी है। इट सरप्राइजेज इट्स रीडर्स बाय इट्स इंजीनियस डिस्कवरी। आमतौर पर क्या होता है, जो रीडर होता है उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि ऐसे भी कंपैरिजन बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो रीडर जो होता है वो फिर काफ़ी सरप्राइज होता है जब वो इंजीनियस डिस्कवरी देखता है, हैरान कौन दरियाफ्त देखता है, एंड डिलाइट्स और खुशी महसूस करता है बाई इट्स इंटेलेक्चुअल क्वालिटी सच कंसीट्स। और रीडर जो होता है वो इस दरियाफ्त पर, इस जहानत पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। Such conceits are available in his poetry. Such a famous conceit occurs in the poem titled A Valediction Forbidding Mourning. Valediction Forbidding Mourning की आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है जब आप कंसीट का हवाला दे रहे होंगे। The conceit reads as if if they be two, they are two so. A stiff twin compasses are two, they soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे हमें कंसीट की एग्जांपल मिलेगी। कंसीट का मैंने आपको कहा था, हमने ऊपर ये डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें टू फार फेच्ड इमेजेस को कंपेयर कर दिया जाता है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो वो चीज़ अब हमने इस जॉन डन ने अपनी फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जो कि कंसीट का इस्तेमाल किया, इसका हमने हवाला देना है, कोट करना है, और उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इस कोटेशन में कहा क्या गया है। और ये कोटेशन जब हम एक्सप्लेनेशन इसके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कंसीट क्या होता है। Here in the poem the two lovers are compared to the 2 feet of a compass। ठीक है, जो आपकी कंपास होती है, ठीक है, आपने में पढ़ा है जी, देखा होगा छोटी क्लासों में कि कंपास के 2 फीट होते हैं और एक जो होता है वो इनर होता है और दूसरा जो होता है वो आउटर सर्कल ड्रा करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यूज करके लवर्स के जो जोड़ा होता है, पेयर ऑफ लवर्स को रिप्रेजेंट किया है पेयर ऑफ कंपास के साथ। देखिए कैसे, हियर इन द पोएम द 2 फीट ऑफ अ कंपास, यहाँ पे दो लवर्स को कंपास के 2 फीट के साथ कंपेयर किया गया है। द लवर इज कंपेयर्ड टू द मूविंग फूड। अब जो लवर होता है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, मूविंग फूड, यानी जो कि बाहर आउटर सर्कल में चक्कर लगा रहा होता है। एंड द बिलव्ड टू द फिक्स्ड फूड, और जब उसका महबूब होता है उसको एक फिक्स्ड फिट के साथ कंपेयर किया गया है। कंसेक्टिवली टू शो द आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ताकि उनके दरमियान मुसलसल एक दूसरे के साथ उनका जो राब्ता होता है, उनका एक दूसरे के साथ मुसलसल जो हर वक्त जोड़ रहता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पोइट ने यहाँ पे कंपास के पेयर को यूज किया है। It is made clear that in this relationship the woman's part is passive। और ये चीज़ भी क्लियर की गई है कि इस रिलेशनशिप में वुमेन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है। वुमेन को पैसिव होना चाहिए, उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड हर प्लेस इज इन द होम while the man's duty is to move in the world's affair। जबकि आदमी की ये ड्यूटी होती है, आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनियावी मामलात को देखे। She stays in center apparently unmoving। और जो औरत होती है उसने क्या रहना होता है, उसने सेंटर में बज़ाहिर रहना होता है, और हमें ऐसा लग रहा होता है अपेरेंटली अनमूविंग, कि वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो हरकत नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है।
औरत भी सेंटर में रह के यानी घर में रह के औरत को भी अपने डोमेस्टिक कोर्स और के जो लवर के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो औरत को भी करनी होती हैं. बट सर्टनली एज द आउटर फुट मूव्स अराउंड डिस्क्राइबिंग द सर्कल द इनर फुट मूव्स टू. और हकीकत यही है कि बज़ाहिर बेशक हमें इनर जो सर्कल होता है सॉरी उसमें जो औरत का जो किरदार होता है वो साकिन स्टेट नज़र आता है स्टेटिव, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो भी साथ साथ घूम रही होती है इनर फुट में. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ घूम रहा है और ये खड़ी है, नहीं. आप अगर आपके पास कंपास है तो आप उसको पेज पे रख के एक सर्कल ड्रा करें और आप दोनों फीट्स को बगौर देखें तो आपको महसूस होगा कि इसकी जो रोटेशन है वो चूँकि ज़रा बड़े सर्कल में है तो उसको हम क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन ये चूँकि छोटे सर्कल में होती है मूव कर रही होती है, इसको भी आप अगर गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये भी साथ साथ घूम रही है. यानी अगर आपका आउटर सर्कल इस जगह पे है, आपका ये जो इनर सर्कल होगा ये भी उसी तरफ होगी. और जब ये आउटर आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये भी यहाँ ही मूव करके आ चुकी होगी. द इनर फुट मूव्स टू रिवॉल्विंग ऑन द पॉइंट विच इज द सेंटर. तो इनर फीट जो होता है वो भी अपने सेंटर में रिवॉल्व कर रहा होता है. द टू इन फैक्ट मूव इन हार्मनी. और बेशक ये हकीकत है कि ये जो दोनों होते हैं ये हार्मनी के साथ यानी एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हुए एक दूसरे को समझते हुए चल रहे होते हैं. एंड नीदर इज अनअफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ द अदर. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बेचारा भाग दौड़ कर रहा हो, एक तड़प रहा हो और दूसरे को असर ही ना हो. अगर एक हरकत करेगा, एक अगर चलना शुरू करेगा तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में चलता है. एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में सच अ कंपैरिजन सीम्स टू बी इम्पॉसिबल. पहली नज़र में क्या लगता है कि ये क्या कंपैरिजन हो गया कि लवर्स के जोड़े को कंपास के पेयर के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है. लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द अंडरलाइंग मीनिंग, वो मीनिंग जो उसके पीछे छुपे होते हैं, बिहाइंड द सीन्स जो सेंस मिल रहे होते हैं, उसको जब हम समझते हैं, जब रीडर उसको समझ लेता है तो फिर वो क्या डिलाइट फील करता है, बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करता है. तो ये एक कंसीट की एग्जांपल थी. Another leading feature of Donne's poetry is his dramatic presentation. ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी डॉन की पोइट्री में मिलती है. आपने अक्सर देखा होगा कि वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन मीन्स जैसे मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था कि अपनी स्टोरी को सेंटर से शुरू कर लेना. ठीक है. दैट अरेस्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर्स वेरी क्विकली. ठीक है. चूंकि सेंटर होता है वो हमेशा क्लाइमैक्स होता है और क्लाइमैक्स वो स्टेज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट रीडर्स के अंदर डेवलप हो चुका होता है. तो फिर वो वहाँ से तो स्किप नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता. तो जो डन साहब हैं ये भी अपनी पोइट्री में अमूमन ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन रखते हैं, यानी शुरू में ही अपना सबसे जो असर करने वाला तीर होता है ये रीडर्स पे वो चला दिया करते हैं. Like other famous poets, Donne has the capacity of opening a poem abruptly, adding a dramatic quality to the poem. दूसरे भी पोइट्स ने ये चीज़ यूज़ की है कि अपनी पोएम को अब्रप्टली ओपन किया ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ. डॉन ने भी वो चीज़ काफ़ी महारत के साथ स्किलफुली की. As we find such abruptness in opening the poem, the canonization, the line goes on. और यही चीज़ अब्रप्टनेस हमें कैनोनाइजेशन की पोएम में भी मिलती है कि जहाँ पे डॉन अपनी पोइट्री को अब्रप्टली स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल है जी, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. अब ये जो कैनोनाइजेशन में जॉन डन ने अपनी जो पोएम लिखी कैनोनाइजेशन, ये उसने पहला जो वर्स है उसी में उसने ये चीज़ लिखी हुई है. यानी उसका पहला मिसरा है, पहला शेर है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. तो उन्होंने अपनी पोइट्री को एक क्लाइमैक्स से शुरू किया. ठीक है. एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी अपनी पोएम को. इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. खुदा का वास्ता है तुम्हें अपनी जुबान बंद रखो, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, एंड लेट मी लव, और बस मुझे प्यार कर लेने दो. और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर तुम चाइल्ड माई पालसी आर माई गॉड. और अगर तुम नहीं कर सकती तो फिर बेशक तुम मेरी
पालसी का मजाक उड़ाओ, मेरे गॉड का मजाक उड़ाओ। ठीक है, आपको पता होगा कि जो जॉन डन थे उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो पालसी यानी वो मिर्गी के अपनी जिस्म की कमज़ोरी का वो यहाँ पे लिख रहे हैं। और गॉड कहते हैं ये जो जोड़ों के जो दर्द होते हैं जिसकी वजह से जिस्म की शेप चेंज हो जाती है और हरकत करना मुश्किल हो जाता है। तो जॉन डन कह रहे हैं अपने बिलव्ड को कि खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ और मुझे बस प्यार कर लेने दो, या फिर तुम क्या करो, मेरी कमज़ोरी और मेरी अबतर हालत का मजाक उड़ा लो। अपॉन रीडिंग और हेयरिंग दोज ओपनिंग लाइन्स, इन लाइन्स को, ओपनिंग लाइन्स को जब हम पढ़ते हैं, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द पोएम बिगिंस समवट इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन। तो हमें आइडिया हो जाता है कि पोएम जो है वो एक मिडल कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक जो पोइट है वो किसी अपने ऑब्जेक्ट को, अपने बिलव्ड को मुखातिब करके, जो कि अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, उसको मुखातिब करके कुछ कह रहा है। तो जाहिर है उसने जाते ही ऐसे तो नहीं कहने लग गया होगा कि चुप कर जो, जाहिर है इससे पहले कुछ हुआ होगा, उसने लव करने की ट्राई की होगी, उसका बिलव्ड ने उसको रोका होगा, नहीं करने दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं और अब क्लाइमैक्स से आपका पोइट्री जो है, पोएम जो है वो स्टार्ट की गई है। नो द मोर वी एडवांस, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, द मोर क्लियर इट बिकम्स दैट व्हाई द स्पीकर ऑफ द पोएम मेक्स सच अ रिक्वेस्ट टू द अनआइडेंटिफाइड लिसनर। आगे जब हम ये पोइट पढ़ेंगे, पोइट्री इसकी पोएम को, तो हमें मजीद क्लियर होता है कि डन उसको ये क्यों कह रहा था। खैर, क्लोजली रिलेटेड टू द ड्रामेटिक डायरेक्टनेस एंड अब्रप्टनेस ऑफ ओपनिंग इज डन्स डेक्स्ट्रस यूज ऑफ कलेक्चुअल स्पीच। और ये डन की एक कमाल की महारत है कि वो बड़ी ही महारत के साथ, कमाल फन के साथ कलेक्चुअल स्पीच का यूज़ करता है अपनी अब्रप्टनेस ओपनिंग के लिए, डायरेक्ट ओपनिंग के लिए। ठीक है, दिस ड्रामेटिक क्वालिटी इज स्ट्रेंथेंड बाय इट्स कलेक्चुअल टोन इन द सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वी कैन ट्रेस सच अ क्वालिटी। और ये जो ड्रामेटिक क्वालिटी है, यानी अपनी ओपनिंग लाइंस क्लाइमैक्स को लिख कर करना, इस स्ट्रेंथेंड, मजीद इसको हमने अच्छी तरह से देखा, इसको कुव्वत मिली कलेक्चुअल टून को, जब हमने गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को पढ़ा। यहाँ पे याद रखिएगा, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का तो सॉन्ग इसलिए कहा जाता है कि जब ये लिखी गई थी तो इसको नाम जो जॉन डन ने दिया वो सॉन्ग का नाम दिया था, लेकिन ये फेमस हो गई गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के नाम से। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में भी हमें ये अब्रप्टनेस ओपनिंग मिलती है, कलेक्चुअल स्पीच का हमें यूज नजर आता है। उसकी ओपनिंग लाइंस भी हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। तो ये उसकी ओपनिंग लाइन है, इसमें भी क्लाइमैक्स से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इन मीडियास रस हम इसे कह सकते हैं, इस टोन को। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम अपनी पोइट्री को क्लाइमैक्स से स्टार्ट करते हैं, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसको देते हैं, तो इस टेक्निक को हम इन मीडियास रेस कहते हैं। ठीक है, इन मीडियास रेस। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं, जाओ कैच अ फॉलिंग स्टार, और जाके एक टूटे हुए तारे को पकड़ लाओ, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, और एक इंसानी शक्ल वाले पौधे से एक बच्चा पैदा करो। ये जो पोएम है इसमें जॉन डन काफ़ी ज़्यादा औरतों से गिले कर रहे हैं कि तुम क्या कर सकती हो, तुम कैसी हो। ये सारी चीज़ें शुरू में हमें ऐसे ऐसे टास्क बताते हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं, और फिर आखिर पे जाके कहते हैं कि ये सब कुछ तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई औरत वफादार मिल जाए। जैसा कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एक इम्पॉसिबल टास्क, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जाके एक फॉलिंग स्टार को पकड़ ले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई औरत एक दरख्त से बच्चा पैदा कर ले। लेकिन जॉन डन का कहना है, मानना है कि ये सब कुछ फिर भी हो सकता है लेकिन वफादार औरत नहीं मिल सकती। On pursuing the two lines, we will see that, like many other poems, Donne has employed colloquial language to make the poem more lifelike. From the lines, it is clear that a conversation is going on between two people. तो ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं
कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, कोलेक्टिव लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। तो ऑल द लव पोएम्स ऑफ डन, अगर डन की सारी लव पोएम्स को देखा जाए, देयर रन्स अ बिलीव दैट अ फिजिकल पैशन इज गुड थिंग। उनकी पोएम्स में ये चीज़ मिलती है कि फिजिकल पैशन जो होता है, जो जज्बाती जो जिस्मानी जज्बात होते हैं, फिजिकल पैशन मीन्स जिस्मानी जज्बात जो होते हैं, इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ है। एंड ही रिकग्नाइजेज द क्लेम ऑफ बॉडी साइड बाय साइड विद द सोल। तो आप क्या करते हैं, क्लेम ऑफ बॉडी को भी रिकग्नाइज करते हैं, यानी जितना हमें रूह का ख्याल रखना चाहिए उतना ही डन इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बॉडी का भी एहसास करना चाहिए, जिस्म की ज़रूरियात को भी पूरा करना चाहिए। हिज लव पोएम्स इनहेंस इट्स अट्रैक्शन एंड नॉवेलिटी। आपकी जो मोहब्बत भरी जो पोएम्स हैं, इनहेंस अपनी अट्रैक्शन को और अपनी नएपन को बढ़ा देती हैं, इनहेंस कर देती हैं, जब वो क्या करती हैं, बाय ब्लेंडिंग फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल लव। आपकी लव पोएम्स अपनी अट्रैक्शन और नॉवेलिटी को फिजिकल, स्पिरिचुअल और मिस्टिकल लव को मिला के बढ़ा देती हैं। ठीक है, मिस्टिकल लव मीन्स पूरे सरार मोहब्बत, जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो, स्पिरिचुअल रूहानी मोहब्बत और फिजिकल जिस्मानी मोहब्बत। तो डन की जो पोएम है उनमें ये तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है, और इस तरह से आपकी पोएम जो हैं वो अपनी अट्रैक्शन को, अपनी नॉवेलिटी को इन्हेंस करती हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ कम्प्लेक्सिटी इन द पोएम, अगरचे पोएम में एक कम्प्लेक्सिटी भी है, पेचीदगी भी है। द एक्सटेसी डन डील्स ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ लव, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। और एक्सटेसी पोएम में डन क्या करते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लव्स को डील करते हैं, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल को। ठीक है, जिस्मानी और रूहानी एस्पेक्ट्स को डील करते हैं। लव हेयर इज कंक्रेटाइज्ड थ्रू फिजिकल एंजॉयमेंट ऑफ सेक्स। यहाँ पे इस पोएम में जो लव है उसको कंक्रेटाइज किया जाता है, यानी मजबूत कर दिया जाता है थ्रू फिजिकल लव। ठीक है, जिस्मानी मोहब्बत के साथ आप क्या करते हैं, कंक्रेटाइज करते हैं। एंड देन टर्न्स इट प्योर एसेंस स्पिरिचुअल, यानी डांट का ये मानना है कि आपकी जो स्पिरिचुअल मोहब्बत है वो उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक आप अपनी जिस्मानी मोहब्बत को मजबूत ना करो। और जो जिस्मानी मोहब्बत होती है वो सेक्स के साथ मजबूत होती है, हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं, और उसके बाद हमारी जो मोहब्बत है वो स्पिरिचुअल एसेंस, जो हकीकी मोहब्बत का मग़ज़ होता है, वहाँ तक फिर पहुँचती है कि हमें एक दूसरे का एहसास होने लगता है। द सेटिंग ऑफ द टू लवर्स provides the physical closeness by their love is enriched by the mutual understanding of their souls and like heavenly beings that influence the actions of man through manifestations। अब इसमें जो दो लवर्स की जो सेटिंग है वो प्रोवाइड करती है हमें फिजिकल क्लोजनेस को, बाय देयर लव इज इनरिच्ड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी ये जो फिजिकल क्लोजनेस होती है, उनकी मोहब्बत की वजह से वो इनरिच्ड होती है, भर जाती है बाहमी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से ऑफ देयर सोल्स। ठीक है, उनकी रूहों की अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड लाइक हेवनली बीइंग्स, और आसमानी मखलूक के असर की वजह से द एक्शंस ऑफ मैन थ्रू मैनिफेस्टेशंस। और जो आसमानी मखलूक है वो क्या करती है, इंसान के अमाल, इंसान के एक्शन मीन्स अफ़ाल के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आप को जाहिर करके। द सोल मस्ट एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू द बॉडीज। जो सोल है उसको एक दूसरे के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, अपने आप को जाहिर कर देना चाहिए बॉडी को जाहिर करके। द ग्रेटनेस ऑफ द पोएम लाइज इन रिकनसाइलिंग द अपोजिट्स। अब जो पोएम की ग्रेटनेस है वो ये है कि इसमें अपोजिट चीज़ों को रिकनसाइल किया गया, मिला दिया गया, उनका मिलाप करवाया गया है। वो फिजिकल लव एंड स्पिरिचुअल लव को मिलाया गया है इसमें। द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लव मस्ट प्रीसीड द स्पिरिचुअल यूनियन। आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लव होते हैं मस्ट प्रीसीड द स्पिरिचुअल यूनियन करने चाहिए, कि आपकी जो जिस्मानी मोहब्बत के
जो पहलू हैं वो लाजमी हो जाने चाहिए स्पिरिचुअल यूनियन को पाने से पहले। यानी जब तक आप जिस्मानी मोहब्बत नहीं करते, आप रूहानी जोड़, रूहानी क्लोजनेस नहीं अचीव कर पाते। डन्स पोएट्री लाइज फॉर रिकंसाइलिंग डाइकोटमी बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, शिफ्टिंग क्विकली फ्रॉम द फिजिकल टू द स्पिरिचुअल फैशन। डन की जो पोइट्री है वो रिकंसाइल करने में, यानी ये दो दर्जा बंदियाँ कर दी गई हैं कि जिस्मानी मोहब्बत और है, रूहानी मोहब्बत और है, इनको मिलाने में बहुत ज़्यादा, बहुत दूर तक अपना फाल सर अंजाम करती है, ठीक है, अपना रोल प्ले करती है। द सन राइजिंग इज एन अदर पोएम इलस्ट्रेटिंग द पिकुलियर ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट। अब यहाँ पे द सन राइजिंग को हमने हवाला देना है कि इसमें जो है पोएम में क्या होता है कि ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट, फीलिंग एंड रेशोसिनेशन को क्या किया है, ब्लेंड कर दिया गया है। ये एक कमाल इलस्ट्रेशन है, मींस मिसाल है। सन राइजिंग पोएम एक कमाल मिसाल है कि किस तरह से जज्बात को, ख्यालात को, एहसासात को और जो रिकन्सिलेशन मीन्स दलाल, सोच फिक्र जो होता है उसको किस तरह से मिलाया जाता है। द डिलाइट ऑफ सेटिस्फाइड लव इज़ द फीलिंग इन द पोएम। जो खुशी होती है, सेटिस्फाइड, मुतमईन मोहब्बत की जो खुशी होती है ना, वो क्या है, इस पोएम में हमें उसका एहसास मिलता है। मुतमईन मोहब्बत बहुत कम मिलती है लोगों को, तो इस पोएम में हमें मुतमईन मोहब्बत, यानी जिसमें दोनों लवर्स एक दूसरे से मुतमईन हो जाएं, अपनी उनकी सारी सेटिस्फेक्शंस पूरी हो रही हों एक दूसरे से, उस चीज़ का एहसास हमें इस पोएम में मिलता है। बट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन इंटेलेक्चुअल टर्म्स, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल टर्म्स मीन्स के अदबी जहानत की टर्म्स में लिखी गई है, आम इमोशनल टोन में इसको नहीं लिखा गया। यानी सिर्फ अगर कोई पढ़ेंगे बैठ के तो आप इसको जस्ट नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको नज़र आएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं कि जो सेटिस्फाइड लव होता है उसमें काफ़ी डिलाइट होती है। हाउ वेल द फ्यूजन ऑफ फीलिंग एंड थॉट इज एक्सप्रेस्ड इन द फाइनली ऑफ शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज। आप कहते हैं कि वही सब कुछ खुद मुख्तार है, वही सब कुछ है मेरे लिए, एंड ऑल प्रिंसेस, और वही हर तरह की मेरे लिए शहजादी है, आई नथिंग एल्स इज, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। पैशन इज कन्वेड, अच्छा ये चीज़ तभी आप सरेंडर करते हैं जब आप एक दूसरे से 100% मुतमिन हो जाते हैं। पैशन इज कन्वेड इन इमेजेस विच आर एरुडाइट। पैशन जो है, जज्बात जो हैं, वो इमेजेस के ज़रिए कन्वे किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, विच आर एरुडाइट, जो कि एक तरह का नॉलेज का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, आप एरुडाइट कह सकते हैं, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, ठीक है। तो पैशन जो होता है वो इमेजेस के ज़रिए कन्वेड किया जाता है, और वो इमेजेस जो होते हैं वो उनमें इतना नॉलेज होता है, इतने उनमें हिडन सेंसेस होते हैं कि उन्हें समझना पड़ता है, और उन्हें समझने के लिए में काफ़ी नॉलेज चाहिए होता है। लॉजिकल and of an intellectual nature. In the poem we again see Donne's ratiocinative style. Ratiocinative style means कि गौर फिक्र करना, तनासब को भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी तनासब मीन्स के इक्वल कंसिडर करना, फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव को। ये सारी चीज़ें हमें दोबारा डॉन्स के इस पोएम में भी मिलती हैं। Reasoning step by step towards his conclusion, which is in this case is that love is self-sufficient and unaffected by outside force। और हम आखिर पे ये चीज़ भी कंक्लूड इसमें करते हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ सही बॉन्ड आपने बना लिया है फिज़िकली और स्पिरिचुअली, तो आपको ना तो कोई आउटसाइड से फोर्स अफेक्ट कर सकती है, और ना ही आपको किसी और की फिर ज़रूरत रहती है। फिर जो लवर्स का पेयर होता है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी हो जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि लोग एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ को कर रहा है, वाइफ हस्बैंड को कर रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह यही होती है कि वो सेटिस्फाइड लव इंजॉय नहीं कर पा रहे होते, उनको लव लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कहीं पर मर्द औरत की जज्बात की कदर नहीं कर रहा, उसकी ज़रूरियात को पूरी नहीं करता, तो कहीं पर औरत मर्द की ज़रूरियात को नहीं समझ पा रही। तो
ये चीज़ है कि अगर वो एक दूसरे को समझ जाएं और सेटिस्फाइड लव को अचीव कर लें तो फिर वो एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं रहती। टर्सनेस इज एन अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मेटाफिजिकल पोएट्स। जो इख्तसारपन है, जो अपनी बात को मुख्तसर और वाजे करके बता देना है, ये भी करेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल पोएट्स का। इट इज़ ट्रू इन द केस ऑफ डन इन पर्टिकुलर, ख़ासतौर पर डन के केस को अगर देखा जाए तो आप में ये कमाल की सलाहियत ये भी मौजूद है। एंड द यूज़ ऑफ सच टर्सनेस रिजल्ट्स इन ऑब्सक्योरिटी, सच compactness is traceable in Go and Catch a Falling Star। अच्छा, एंड द यूज़ ऑफ सच टर्सनेस, और इस कदर जो इख्तसार है, यानी ये इख्तसार यानी बात को बहुत ही मुख्तसर करके लिख देना, बाज़ दफ़ा फिर क्या होता है इससे ऑब्सक्योरिटी भी पैदा होती है, लेकिन ऑब्सक्योरिटी मीन्स कि आवाम जो रीडर होता है वो इसको समझ नहीं पाता। तो इसकी एग्जांपल में मिलती है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में, nowhere lives ट्रू एंड फेयर। देखें, ये डन का मानना है। डन कहता है कि आप पूरी दुनिया घूम लो, सारी ज़िंदगी आप सर्फ कर दो, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई ट्रू या फेयर वुमेन नहीं मिलेगी। ये उसका दावा है। इन द कम्पैक्ट आइडिया, और ये एक उसका मुकम्मल दावा है, ख्याल है। Dunn wants to show that just as it is impossible to catch a falling star in the sky, so a woman with both honesty and fairness is rare to find out। Dunn का ये मानना है कि जिस तरह से एक गिरते हुए तारे को आसमान में पकड़ लेना बिल्कुल नामुमकिन है, इसी तरह से एक वुमेन को ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ पा लेना नामुमकिन बात है। As they first seem to be honest, but later they are found to be different। अगरचे शुरू में वो अनेस्ट नज़र आती भी हैं, बट लेटर दे आर फाउंड टू बी डिफरेंट। यानी अगरचे शुरू में आपको एक लड़की लगेगी कि मेरे साथ सिंसियर है, मुझे लव करती है, लेकिन हकीकत में बाद में आपको पता चलेगा कि वो बदल चुकी है, वो अब आपको उस तरह से नहीं देख रही, अब उसकी जो दिलचस्पियाँ किसी और बंदे में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये डन का मानना है। In addition to that, the poems The Canonization, Twickenham Garden, A Valediction Forbidding Morning, Go and Catch a Falling Star and The Sun Rising, ये सारी डन की पोएम्स का है। In one or other way deal with abstract idea, which is most dominating feature of metaphysical poetry and is a must for this type of poetry। Donne was the greatest of the metaphysical poets। In some of their poems he was equaled by Wagon and Marvell। ठीक है, बाज सेंस में वो इक्वल है वैगन और मार्वल के। हेनरी वैगन और एंड्रयू मार्वल की बात की जा रही है, ये भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। एंड इन रिलीजियस पोइट्री बाय हर्बर्ट, बट द बॉडी ऑफ हिज वर्क इज पोइट्री ऑफ अ क्वालिटी which when compared with that of any other of these poets is unsurpassed। लेकिन जब आपकी वर्क को दूसरे पोइट्स के साथ, दूसरे पोइट्स की पोइट्री के साथ कंपेयर किया जाता है तो आप सबसे आगे निकल जाते हैं। When his images are understood in their function of communicating a state of mind and his ideas in their power to give expression to emotion, Donne's poetry is appreciated for its wit। शुरू में तो डन की पोइट्री फजूल और ना समझ में आने वाली होती है, लेकिन अगर हम उसको के आइडियाज़ को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझ जाते हैं और उसने जो उसमें इमेजरी यूज़ किया उस चीज़ को हम समझ पाते हैं अगर, तो फिर हमें डांस की पोइट्री को लामहला अप्रिशिएट करना ही पड़ता है उसके विट की वजह से। ठीक है, विट कहते हैं अ क्लेवर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ठीक है, अपने थाट्स को नहायत क्लेवरिटी के साथ एक्सप्रेस करना, और आमतौर पर विट कॉमेडी के लिए यूज़ की जाती है। ब्यूटी एंड परसेप्शन। इन कंक्लूजन, considering all the characteristics of Donne's poetry as discussed above, Donne can be regarded as a true metaphysical poet, although he was considered a minor poet till the 20th century। हाँ, अगरचे 20th century से पहले डन की जो पोइट्री है उसको किसी काम में नहीं समझा जाता था, फालतू फजूल समझा जाता था, इसकी पोइट्री को बेकार माना जाता था। लेकिन 20th century के बाद ये चीज़ें हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिटेल के साथ पढ़ी थी, इसकी पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा मानने जाने लगा और इसको शोहरत मिली। He is regarded as one of the major English poets by T.S. Eliot and other major modern poets। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता हो
कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे लाजमी पूछ सकती हैं। यू आर फ्री टू आस्क। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।